हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए लाया हूं एक एजुकेशनल वीडियो। तो ये जो आज का एजुकेशनल वीडियो है ये बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी की अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस समय एग्ज़ाम चल रही है और साथ ही में एमपी में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, जिसके तहत आपने अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स सेलेक्ट किए होंगे, मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव। तो मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, तो ये आज का जो मैं आपको जो वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ ये मेजर ऐसे स्टूडेंट जिन्हें जो बीएससी सेकंड ईयर के ऐसे स्टूडेंट के लिए लाया हूँ जिन्होंने मेजर में बॉटनी लिया है। तो मेजर में अगर बॉटनी लिया है तो मेजर बॉटनी मेजर फर्स्ट का जो है इसका जो पेपर है आपका प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी वाला, तो इसकी यूनिट फर्स्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस तो काफ़ी वास्ट है और हर एक टॉपिक को इस लास्ट मोमेंट पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो के माध्यम से जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है आपके उनको हम डिस्कस कर सकें और समराइज फॉर्म में जो है हम स्टडी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है संक्षिप्त में हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकें, क्योंकि जो है ये साल भर का सिलेबस है और इतने कम टाइम में पूरा नहीं हो सकता। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि हम इसको इतना तो पढ़ सकते हैं कि जिससे कि हम परीक्षा जो कि अभी चल रही है तो आपका हो सकता है 3-4 दिन में पेपर हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट जो है आपकी, इसमें हमको क्या चीज़ पढ़नी रहेगी? इसमें हमको पढ़ना रहेगा प्लांट टिश्यू के बारे में, पादप ऊतक के बारे में। और इस फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड वाला पार्ट है वो है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट, रूट स्टेम एंड लीफ। तो मतलब कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जो पौधे रहते हैं उनकी जड़, तना एवं पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में हमको डिस्कस करना है। अब हम बात करते हैं ऊतक की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे हम पौधों की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, प्लांट या एनिमल, हम किसी की बात करें, तो हम जानते हैं कि उनकी जो बॉडी की जो सबसे सूक्ष्म इकाई जो रहती है, सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट रहती है, वो होती है सेल, जिसको हम कोशिका कहते हैं। और बहुत सारी कोशिकाएं जो मिलकर के क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है या ऊतक बनाती है। तो यहाँ हम पादप ऊतक के बारे में बात कर रहे हैं। तो पादप ऊतक के बारे में अगर बात करेंगे तो जो ऊतक रहते हैं, जो टिश्यूज रहते हैं प्लांट के, उनको हम क्या करते हैं कि उनको जो है हम अलग अलग उनको जो है हम अलग अलग आधार पे जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम उसको डिवाइड करें कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि जो सेल्स जो है ग्रोथ करा के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो ग्रोथ करा के क्या बनाते हैं, टिश्यू जो है ग्रोथ करा करके अलग अलग प्लांट के बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं, चाहे वो रूट हो चाहे स्टेम हो। ठीक है, उसके बाद में ये जो रूट स्टेम लीफ ये सब मिलकर के एक पूरे प्लांट को तैयार करते हैं। तो हम जो है इनको प्लांट के जो टिश्यूज रहते हैं, पादप के जो ऊतक रहते हैं, इनको अलग अलग भागों अलग अलग हिसाब से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला अगर हम डिस्कस करें, पहले पॉइंट को जो हम डिस्कस करें, तो इसको हम कैसे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि विभाजन क्षमता के आधार पे, अगर मान लीजिए हम बात करें कि विभाजन क्षमता के आधार पे जो है पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो विभाजन विभाजन क्षमता के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? विभाजन क्षमता के आधार पे ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक आपका होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड
परमानेंट टिश्यू। तो ये हो गए। उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई विभाजन क्षमता के आधार पर, विभाजन क्षमता मतलब क्या होता है कि उसके डिवीजन के आधार पे, मतलब कि उसके डिवीजन के आधार पे जो है हमने उसको दो भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से भाग थे? एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया और एक हो गया आपका परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहते हैं ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले तो हम इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करें तो ये कैसे होते हैं? ये गोल होते हैं, गोल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल शेप के भी हो सकते हैं, और पॉलीगोनल मतलब कि बहुभुजी भी हो सकते हैं, या समान व्यास वाले भी हो सकते हैं। और इनकी जो कोशिकाएं रहती है वो कैसी रहती है? वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटी हुई रहती है, और ये पतली भित्ति वाली होती है और सेल्यूलोज की बनी रहती है। उसके बाद में ये जो कोशिकाएं रहती है इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको क्या देखने को मिलता है? इसमें हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में जीव द्रव्य देखने को मिलता है, और बड़ा स्पष्ट केंद्रक भी देखने को मिलता है। ये कोशिकाएं हमेशा सजीव प्रकृति की होती है। तो मतलब सजीव प्रकृति की होती है कि ये लिविंग होती है। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम रहता है? मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू रहती है इसकी मेन जो चीज है वो ये है कि ये अपने को हमेशा कहाँ देखने को मिलता है? जड़ तना जो भी रहता है उसके शीर्ष वाले हिस्से में अपने को देखने को मिलती है। तो ये शीर्ष वाले हिस्से में क्या करती है? वहाँ पे जो है ये कंटिन्यूसली डिवीजन कराती है, जिससे कि क्या होता है? कंटिन्यूसली डिवीजन कराने से कि नए जो सेल्स का निर्माण होता है और पौधे की जो है वृद्धि होती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये कोई पौधा है, ठीक है। अब इस पौधे में जड़ भी है, तने भी है, पत्ती भी सब है। तो इनका जो ये शीर्ष वाला जो हिस्सा रहता है इसको अपन क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो शीर्ष वाला हिस्सा रहता है, चाहे वो जड़ का शीर्ष वाला हिस्सा हो, चाहे तने का शीर्ष वाला हिस्सा हो, यहाँ पर कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये कंटिन्यूसली डिवीजन कराते हैं और जो कोशिकाओं को, जिससे कि पौधे में वृद्धि होती है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि ये आपको जो है एक तरह से पूरी चीज़ें समझ में भी आ जाए और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्राइब करने में तो क्या होगा कि आपके लिए ऐसे कितने ही वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो वो चीज़ होनी चाहिए थी, वो एक एक टॉपिक के लिए जब हम पढ़ते हैं तो वो डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है। अभी हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम कैसे उस चीज़ को समझे। तो मैंने आपको ये समझा दिया है कि डिवीज़न के आधार पे अगर बात की जाए तो डिवीज़न के आधार पे जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहता है इसको हम हिंदी में कहते हैं विभज्योतक ऊतक। क्या कहते हैं? विभज्योतक ऊतक। और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? शीर्ष वाले हिस्से में, चाहे वो जड़ हो, तना हो, उनके शीर्ष वाले हिस्से में पाया जाता है। और इसकी जो कोशिकाएं रहती है वो कंटिन्यूसली डिवीजन कराने का काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब उसके बाद में दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो है ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तो विभज्योतक ऊतक कहते हैं हिंदी में, और परमानेंट टिश्यू को अपन क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक। क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक। तो हम बात कर रहे हैं इस समय स्थायी ऊतक की बात कर रहे हैं, हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू जो है वो कितने प्रकार के हो गए? एक हो गया आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, एक हो गया आपका सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू।
ठीक है, तो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के मैंने आपको बता दिए। तो अब ये जो आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होता है, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक स्थायी ऊतक, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्राथमिक स्थायी ऊतक। तो ये जो प्राथमिक स्थायी ऊतक होता है ये भी अलग अलग भागों में डिवाइडेड रहता है। कौन कौन से भाग होते हैं, एक होता है साधारण टिश्यू, सिंपल मतलब कि साधारण, एक होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इसका मतलब क्या होता है, जटिल, और एक होता है आपका विशिष्ट, जिसको हम कहते हैं स्पेशल। तो मतलब कि आपका जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होता है, मतलब कि प्राथमिक स्थायी ऊतक जो रहता है ये तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है साधारण, एक होता है जटिल और एक होता है स्पेशल, ठीक है, या इसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट। तो ये जो सिंपल वाला रहता है ये दो भागों में डिवाइडेड रहता है। एक होता है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं पेरेन्काइमा को हिंदी में, इसको कहते हैं मृदुतक। उसके बाद में एक होता है कोलेनकाइमा, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम स्थूल कोण ऊतक। उसके बाद में एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, इसको हम क्या कहते हैं, दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक ये हम कहते हैं। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स मतलब कि जटिल प्रकार के जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं एक तो जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। उसके बाद में स्पेशल प्रकार के जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है ग्रंथिल, जिसको हम कहते हैं, ग्रंथिल को क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू, मतलब कि ग्रंथिल ऊतक। एक होता है लेटिसिफेरस, रबरशिरी ऊतक, लेटिसिफेरस ऊतक, ठीक है। तो आपको मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया है कि पादप ऊतक क्या होते हैं। पादप ऊतक जो रहते हैं ये छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनते हैं। यही आगे चल करके क्या होते हैं, पौधे के अलग अलग पार्ट्स को बनाते हैं, चाहे जड़, तना, पत्ती जो भी है इसको बनाते हैं, इसका डेवलपमेंट कराते हैं। उसके बाद में जो है इनके विभाजन क्षमता के आधार पे हमने दो भागों में विभाजित करा। एक था आपका विभज्योतक ऊतक, एक था स्थायी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो था उसकी हमने बात करी थी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, ज्यादातर हमको शीर्षस्थ भाग में देखने को मिलता है, एपिकल पार्ट में देखने को मिलता है, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, इनके एपिकल पार्ट में देखने को मिलता है। और ये इसकी जो सेल्स रहती है वो कंटिन्यूसली डिवीजन कराती है, इसमें जो है डिवीजन कराने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद में आगे चल करके जो दूसरा प्रकार है वो है आपका परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल, एक तो आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और एक होता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू मतलब कि इसको अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को हम कहते हैं स्थायी, प्राथमिक स्थायी ऊतक। अब आपके जो प्राथमिक स्थायी ऊतक रहते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, साधारण, जटिल और विशिष्ट प्रकार के। तो जो साधारण रहते हैं, सिंपल रहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मतलब कि मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। फिर स्पेशल कौन से होते हैं, ग्रंथिल और लेटिसिफेरस जो है स्पेशल प्रकार के होते हैं। अब इनकी भी जो है देखिए अलग अलग प्रकार की इम्पोर्टेंस होती है। जैसे कि अगर हम बात करें पेरेन्काइमा की बात करें तो पेरेन्काइमा जो रहते हैं इसकी कोशिकाएं हमेशा जीवित रहती है, समान व्यास वाली होती है और पतली भित्ति वाली होती है, और ये पौधों के अधिकांश भागों का निर्माण करती है, इसलिए इसको आधारभूत ऊतक भी कहते हैं। उसके बाद में इसका आकार जो है अंडाकार, गोलाकार या फिर बहुभुजी भी हो सकता है, और इसकी भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई रहती है। तो देखिए अब ये तो मैंने आपको बड़े तौर पे बता दिया कि ये इस तरीके से जो है अलग अलग प्रकार के जो है हमें देखने को मिलते हैं। परंतु अगर हम इसको भी अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा पढ़ना रहेगा।
तो ये चीज, कुछ चीजें मैं आपको एक तरीके से गाइडेंस कर देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में इससे फायदा होगा और आप जो है एक ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में अगर आप पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपको ज़रूर गाइड इसमें कर देता हूँ। तो पैरेन्काइमा की अगर बात करें, मृदुतक की बात करें, तो मृदुतक कैसे होते हैं? इसकी जो कोशिकाएं रहती वो लिविंग होती है, जीवित होती है, समान व्यास वाली, समान डायमीटर वाली होती है और पतली भित्ति वाली होती है, और ये पौधे के बहुत सारे भागों को बनाती है, इसीलिए इसको फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं या आधारभूत ऊतक भी कहते हैं। आकार में ये अंडाकार भी होती है, गोलाकार भी होती है और बहुत सारे बहुभुजी या पॉलीगोनल भी हो सकती है, ओवल शेप भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। और ये बहुत सारे काम करती है, मतलब कि अपने आप को जो है अलग अलग हिसाब से अपने जो रूपांतरण करके जो है ये अपनी चौड़ाई अगर लंबी हो जाती है, ज़्यादा अधिक लंबी हो जाती है तो प्रोसेनकाइमा कहलाती है, और अगर इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो क्लोरेनकाइमा कहला जाती है। और इसमें अगर बीच बीच में जो है वायु अवकाश वगैरह पाए जाते हैं तो ये स्पॉन्जी टाइप की हो जाती है, उस समय ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहलाती है। लेकिन जब कोशिकाओं के बीच में वायु अवकाश काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो इसको हम एरेन्काइमा भी कहते हैं। तो मैं इसके आपको डायग्राम बता देता हूँ तो आपको थोड़ा सा इसका समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, इस तरीके से पैरेन्काइमेटस कोशिका होती है। पैरेन्काइमेटस कोशिका जो साधारण तौर पे इस तरीके की होती है। उसके बाद में अब इसमें अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसको क्लोरेनकाइमा कहेंगे। उसके बाद में इसमें जो है कुछ ऐसे एयरी स्पेस रहेगी तो इसको अपन एरेन्काइमा कहेंगे। और इस तरीके से बीच बीच में गोलाकार जो छोटे छोटे जो है स्पेस रहेंगे तो इसको अपन इंटरसेलुलर स्पेस रहेंगे तो इसको स्पंजी पैरेन्काइमा भी कहेंगे। और इनका जो मेन काम क्या रहता है, इनका मुख्य कार्य जो रहता है, ये स्टोरेज हाउस का काम करती है। मतलब कि क्या करती है, ये फूड का स्टोरेज करके रखती है। मतलब कि इनका मुख्य कार्य क्या रहता है, खाद्य पदार्थों को स्टोर करके रखने का होता है, जैसे कि स्टार्च है, प्रोटीन है या फैट्स है, उन सबको स्टोर करके रखते हैं पैरेन्काइमा। उसके बाद में कुछ पौधों में ये वाटर का स्टोरेज भी करते हैं। उसके बाद में क्लोरोफिल अगर इनमें पाया जाता है तो ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं। और इसमें जो है अगर मान लीजिए एरेन्काइमा पाए जाते हैं, वायु तक पाए जाते हैं, तो ये क्या करता है कि ये पौधे को पानी में तैरने में भी मदद करता है। उसके बाद में जाइलम और फ्लोएम के साथ में ये क्या करते हैं, खाद्य और जल और खाद्य पदार्थों को इधर से उधर ट्रांसफर करने का कार्य भी करते हैं। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है, इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता भी आ जाती है तो ये घाव भरने का भी कार्य करते हैं। तो ये चीज हो गई आपकी पैरेन्काइमा। तो हम बात कर रहे थे कि जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं तो वो कौन कौन से बताए थे मैंने, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा मैंने आपको बता दिया कि पैरेन्काइमा कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं। अब हम बात करें कोलेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा कैसे होते हैं, ये लंबे होते हैं, जीवित होते हैं और दो कोशिकाओं के बीच में इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति के कोनों में सेलुलोज का जमाव होता है। इस जमाव के आधार पर ये ऊतक जो है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये जो आपके जो कोलेन्काइमा जो रहते हैं, कोलेन्काइमा वाले जो टिश्यूज रहते हैं वो इस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो अब इसका काम क्या रहता है, ये कोलेन्काइमा इस तरीके की जो कोशिकाएं जो रहती है उनका काम क्या रहता है, ये पौधे को एक तो यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, मतलब कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। क्लोरोफिल अगर इनमें है तो ये फिर प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ये पौधों में लचीलापन भी लाते हैं, लचीलापन भी लाने का कार्य करते हैं पौधों में। उसके बाद में आपका तीसरा जो मैंने बताया था पैरेन्काइमा, एक कोलेन्काइमा। तो मतलब कि पैरेन्काइमा को हिंदी में कहते हैं मृदुतक। उसके बाद में आपका जो कोलेन्काइमा है इसको हिंदी में कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, स्थूल कोण, स्थूल कोण ऊतक। और आखिरी जो है आपका स्क्लेरेन्काइमा, जिसको हम कहते हैं दृढ़ ऊतक। अब ये दृढ़ ऊतक क्या करता है, तो ये जो रहते हैं ये इस तरीके की आकृति के रहते हैं और ये लंबे रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं और इसकी जो कोशिकाएं रहती है वो मृत रहती है, मतलब निर्जीव रहती है, डेड रहती है। ठीक, और जो इस तरीके से लंबी लंबी जो अपने को इस तरीके की लंबी लंबी वाल्स अपने को इसकी देखने को मिलती है।
और साथ में जो है ये क्या काम करती हैं, ये इस तरीके से, ये देखिए ये रहती हैं और ये क्या करती है, अंगों में कठोरता दृढ़ता उत्पन्न करने वाले पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। उसके बाद में ये ऊतक में वाष्पोत्सर्जन की दर को भी कम करते हैं, मतलब कि जैसे कि ये आप उसी तरीके से ले सकते हैं, आपने देखा होगा कि जो फाइबर्स जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं, रस्सी वगैरह जो रहती है वो इसी से बनती है। उसके बाद में ये क्या करती है, इससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, अतः मृदुतक पादपों में ऊतक की बहुल्यता में होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हुए कौन से वाले ऊतक, ये हुए आपके स्क्लेरेन्काइमा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दृढ़ ऊतक। तो ये जो रहते हैं, ये जो रेशेदार जो पौधे रहते हैं उनमें अपने को वो रेशे जो रहते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा के ही बने हुए होते हैं। उसके बाद में तो हमने ये तीनों तो देख लिए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की। तो जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं? जाइलम आप जानते हैं कि ये पानी का कंडक्शन का काम करता है और जो फ्लोएम रहता है ये फूड के कंडक्शन का काम करता है। अब जो जाइलम रहता है ये भी अलग अलग चीजों से मिलकर के बनता है। तो जाइलम काय काय से मिलकर के बनता है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपका जाइलम है, ये किन किन चीजों से मिलकर के बना? एक तो था ट्रैकिड, ट्रैकिड को हिंदी में कहते हैं वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं। उसके बाद में एक होता है वेसल्स, इसको कहते हैं वाहिकाएं। उसके बाद में काष्ठ मृदुतक, जाइलम या वुड पैरेन्काइमा। उसके बाद में आता है काष्ठ रेशे, जाइलम या वुड फाइबर्स। ठीक, तो ये चार प्रकार के चीजों से मिलकर के बनती है। ये मतलब कि जाइलम के निर्माण में ये चार प्रकार की कोशिकाएं जो है ये पार्टिसिपेट करती है। कौन कौन सी जो कोशिकाएं भाग लेती है? एक होता है आपका वाहिनिकाएं। तो ये कैसी होती है वाहिनिकाएं? मतलब कि ये लंबी नलिकाकार मृत कोशिकाएं होती है जो सिरों से नुकीली, गोल और अंडाकार होती है। उसके बाद में आती है वाहिकाएं। वाहिकाएं कैसी होती है? वेसल्स कैसी होती हैं? वेसल्स जो रहती है ये मृत और नलिकाकार कोशिकाएं होती है जो एक पंक्ति में एक के ऊपर एक लगी वाहिनिकाओं के अनुप्रस्थ भित्तियों के पूर्ण और अपूर्ण रूप से गल जाने के कारण बनती है। तो मतलब कि ट्रैकिड से ही क्या बनती है? आपकी वेसल्स बनती है या वाहिकाएं बनती है। उसके बाद में जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है कि जाइलम में पाए जाने वाले जो मृदुतक रहते हैं उनको जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। मतलब कि जो पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं जो जाइलम में पाई जाती है उसको जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। और काष्ठ रेशे मतलब कि वे दृढ़ ऊतकी तंतु अथवा रेशे जो जाइलम में पाए जाते हैं उनको जाइलम फाइबर कहते हैं। मतलब कि दृढ़ ऊतक मतलब कि आपका कौन सा? स्क्लेरेन्काइमेटस जो कोशिकाएं, अगर मान लो जाइलम में स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिकाएं अगर मिलती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? जाइलम फाइबर। और अगर पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं अपने को जाइलम में मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड तो मैंने आपको बता ही दी कि वाहिनिकाएं होती है जो नुकीली और लंबी लंबी होती हैं, नुकीली होती है सिरों पर। और वेसल्स जो रहती है ये इन वाहिनिकाओं से वाहिकाएं जो है वो बनती है। उसी तरीके से आपका जो दूसरा, ये तो जाइलम हो गया। अब अपन बात करते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम हम जानते हैं क्या काम करता है। फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थों को पौधों में इधर से उधर ट्रांसफर करने का कार्य करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम जो है ये भी अलग अलग, जैसे कि जाइलम अलग अलग चीजों से मिलकर के बना, वैसे ही फ्लोएम काय काय से मिलकर के बना। फ्लोएम जो बना है एक तो होता है चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं मतलब कि इसको अपन कहते हैं सीव ट्यूब। उसके बाद में
सहकोशिकाएं, सहकोशिकाएं या सखी कोशिकाएं भी इनको कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन कंपेनियन सेल्स। उसके बाद में आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो फ्लोएम मृदुतक, जैसे कि इधर भी था मृदुतक, मतलब कि आपका पेरेन्काइमा। तो ये हो गया आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा। उसके बाद आपका आता है फ्लोएम रेशे, मतलब कि आपके आ गए फ्लोएम फाइबर। ठीक, तो ये आपके जो फ्लोएम के बारे में आ गया कि फ्लोएम जो रहता है उसमें इस तरीके से अलग अलग तरीके की जो है ये भी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। एक होती है इसमें चालनी नलिकाएं, जिसको हम कहते हैं सीव ट्यूब। ठीक, तो चालनी नलिकाएं जो है वो सीव ट्यूब कहलाती है। ये सजीव होती है, नलिका के समान एवं पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है और इनमें जीवित जीवद्रव्य उपस्थित होता है और वयस्क होने पर इनमें केंद्रक जो है वो विलुप्त हो जाता है। उसके बाद में आता है आपका सहकोशिकाएं। तो सहकोशिकाएं क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो सहकोशिकाएं रहती है ये प्रत्येक जो चालनी कोशिकाएं जो रहती है, सीव ट्यूब जो रहती है, इसके साथ में एक विशिष्ट प्रकार की मृदुतक कोशिकाएं लगी रहती है जिसको हम कहते हैं सहकोशिकाएं या कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब के साथ में जुड़ी हुई एक और कोशिका रहती है जिसको हम कंपेनियन सेल कहते हैं। फ्लोएम अगर पाया जाता है, अगर पेरेन्काइमा पाया जाता है फ्लोएम में तो उसको हम कहते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। और अगर अपने को इसमें फाइबर्स, मतलब कि अपने को स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलती है अगर फ्लोएम में, तो उसको हम फ्लोएम फाइबर कह देते हैं। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पिट्स रहती है, पिट्स या फिर आपके जो प्लास्मोडेस्मेटा होता है, तो आपको पिट्स और प्लास्मोडेस्मेटा का अगर पूछा जाता है कि ये क्या होता है, तो आपको इतना ध्यान में रख लीजिए आप कि जो पादप कोशिकाएं जो रहती है उसमें प्लाज्मा की झिल्ली और कोशिका भित्ति के रूप में दो आवरण और पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति एक कठोर संरचना होती है, हम जानते हैं, जो पादप कोशिका को आकार बनाए रखने में हेल्प करती है और ये कोशिका को शक्ति और संरचनात्मक एक सहायता भी प्रदान करती है। तो पादप कोशिका आपस में संचार करती है और वे उनके बीच पदार्थों का भी आदान प्रदान करती है। पिट्स और प्लास्मोडेस्मेटा इन कार्यों के लिए पौधों की कोशिकाओं की मदद करते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया कि पिट्स और प्लास्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, तो आपको कहना है कि ये जो रहते हैं ये हमको जो कोशिका भित्ति है उसके बाहर अपने को ये देखने को मिलते हैं और ये भी जो है कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने में हेल्प करती है और एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जो है संचार करने की मदद भी करते हैं जरूरी पदार्थों का। तो देखिए हमने यहाँ पे पेरेन्काइमा पढ़ लिया, कोलेन्काइमा पढ़ लिया, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ लिया, सिंपल कोशिका पढ़ ली हमने, फिर हमने कॉम्प्लेक्स मतलब कि जाइलम और फ्लोएम को पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है ये विशिष्ट प्रकार के ऊतक, जिनमें क्या है, एक तो ग्लैंडुलर टिश्यू है, एक लेटिसिफेरस टिश्यू है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं अपन, ग्रंथिल ऊतक, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम लेटेक्स धर भी कहते हैं या लेटिसिफेरस भी कहते हैं या रबर शिरी भी कहते हैं। तो अब क्या हुआ, ग्लैंडुलर टिश्यू जो रहते हैं इनमें अलग अलग प्रकार के पाचक ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, मतलब कि अलग अलग ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये जो ग्रंथियां रहती है ये क्या करती हैं, ये ग्रंथियां विशिष्ट पदार्थ जैसे कि एंजाइम हुआ, तेल हुआ, गोंद हुआ, म्यूसिलेज हुआ, रेसिन हुआ, मकरंद हुआ, ये सब उत्पन्न करके ये ग्रंथियां बाहरी और या सतही हो सकती है और ये ग्रंथियां बाह्य त्वचा पर पाई जाती है और आंतरिक भी हो सकती है और इनकी गुहाएं जो रहती है अंतराकोश की रिक्त स्थान के अनुरूप होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई स्पेशल प्रकार के टिश्यूज कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू और लेटिसिफेरस टिश्यू जो है स्पेशल प्रकार के होते हैं
ग्लैंडुलर टिश्यू की अगर पूछी जाती है तो आपको कहना है कि अलग अलग ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब कि पाचन ग्रंथियां भी इसमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद में नेक्टर ग्लैंड भी अपने को देखने को मिलती है, जो कि क्या करती है कि ये विशेष ग्रंथियां रहती है जो आमतौर पर पुष्पी भागों में पाई जाती है, जो कि अलग अलग शुगर और जो शहद होती है उसका वो बनाने में हेल्प करती है। उसके बाद में कुछ ऑयल ग्लैंड भी होती है, कुछ रेजिन ग्लैंड भी होती है, तो जो कि अलग अलग प्रकार के रेजिन और ऑयल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। उसके बाद आपका ये तो हुई आपकी बात काय की ग्लैंडुलर टिश्यू की। उसके बाद आता है आपका लेटिसिफेरस टिश्यू। तो लेटिसिफेरस टिश्यू जो है ये एक प्रकार की लंबी स्रावी कोशिका होती है जो पौधों की पत्तियों में या तनों में पाई जाती है, और ये लेटेक्स और रबर के द्वितीयक मेटाबोलाइट्स के रूप में उत्पन्न करती है। और ये अत्यंत विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो पूरे पौधे के शरीर में एक नलिका जैसा नेटवर्क संरचना बनाती है, जो फाइलोजेनेटिक रूप से असंबंधित समूह में होती है। और जो ये रहते हैं ये मतलब कि आपके एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लेटेक्स जो निकलता है पौधों में से, या जो अपन कह सकते हैं रबर शरीर वाहिकाएं जो रहती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो आपका ये मैंने आपको समझाया है कौन सा वाला पार्ट आपका, जो इसका पादप ऊतक के बारे में मैंने आपको बताया कि पादप इसमें दो हिस्से थे, कि एक तो पादप ऊतक और एक जो है डाइकोट और मोनोकोट प्लांट की जो रूट स्टेम और लीफ को और समझना बाकी बचा है। फर्स्ट वाला पार्ट हमने इसमें जो है समझा है। अब इसका अपन सेकंड वाला पार्ट समझेंगे। तो देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हम जो फर्स्ट यूनिट का आपका जो दूसरा वाला पार्ट है डाइकोट और मोनोकोट, रूट स्टेम और लीफ। तो जड़, तना और पत्ती के बारे में हमको डिस्कस करना है डाइकोट और मोनोकोट प्लांट की। तो डाइकोट और मोनोकोट प्लांट में क्या अंतर है कि जो डाइकोट जो प्लांट रहते हैं उसके जो बीज रहते हैं उसमें 2 कोट रहते हैं और मोनोकोट में सिंगल कोट होता है। अब ये कैसे होता है उसका मैं सब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, पर मैं पहले आपको थोड़ी सी कुछ विशेष चीजें जो बता देता हूँ। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डाइकोट रूट की, मतलब कि द्विबीजपत्री जड़ की। द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी जड़ की बात कर रहे हैं हम अभी। तो द्विबीजपत्री जो जड़ें रहती है इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलती है हमको। तो इसके अगर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसमें जो है पहली बात तो ये कि इसमें जो संवहन बंडल रहते हैं उनकी संख्या 2 से 6 तक होती है। इसमें जो परिरंभ या पेरिसाइकल रहता है उसमें प्रविभाजी क्रियाशीलता पाई जाती है। उसके बाद में इसमें जाइलम वाहिनिकाएं जो रहती है वो बहुभुजी और कोणीय होती है। फिर इसमें जो है पित्त जो रहता है जिसको हम मज्जा कहते हैं वो बहुत ही कम विकसित होता है या फिर अनुपस्थित होता है। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे समझ में आएगी जब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। तो मैं एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप जो है एक डायग्राम इसको देख के आप समझ सकते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये काय का है, ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये काय का है। ये डाइकोट रूट का एग्जाम्पल है, मतलब कि आपका जो एक डाइकोट प्लांट है चना, 2 कोट रहते हैं चने के बीच में, आपने देखा होगा। तो जो चना है वो एक डाइकोट प्लांट के अंतर्गत आता है। और चने की अगर मान लीजिए अपन जड़ देखते हैं हम लोग, अगर मान लो जड़ को जो है उसको उसकी आंतरिक संरचना को देखते हैं तो वो हमको इस प्रकार की नजर आती है। इसमें हमको हेयरी भाग दिखता है बाहर। तो उसके बाद में जो उसके बाद के जो है ये एपिडर्मिस वाला हिस्सा जिसको हम एपिब्लेमा कहते हैं। यहाँ पे एपिब्लेमा के नीचे हमको ये जो है लंबा सा पार्ट देखने को मिलता है। एपिब्लेमा के नीचे होता है कोर्टेक्स, ये कोर्टेक्स वाला रीजन रहता है। इस कोर्टेक्स के नीचे जो है ये एंडोडर्मिस रहता है। ये गोलाकार जो संरचना रहती है ये इसमें कहाँ की कोशिका पाई जाती है, एंडोडर्मिस पाई जाती है। एंडोडर्मिस के बाद में हमको यहाँ पे जाइलम देखने को मिलता है। ये देखिए आपको यहाँ पे जो है
जाइलम देखने को मिल रहा है। उसके बाद में पित्त बहुत कम मात्रा में दिख रहा है, या कई में जो है पित्त जो है वो एब्सेंट भी होता है, मतलब कि पित्त बहुत जो है बहुत कम विकसित होता है, जिसको मज्जा हम कहते हैं, और ये अनुपस्थित भी होता है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है जब पढ़ाए, मतलब कि ये सब चीजें याद कैसे रहें, तो इन सब चीजों को याद करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप ये डायग्राम बना के और इसके नाम वगैरह को याद रख लें। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि डाइकोट रूट के बारे में बताइए, तो डाइकोट रूट के बारे में अगर बताइए ऐसा आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ये डायग्राम आपने बनाया, ये नाम आपने लिखे और इसी चीज को आपने एक्सप्लेन इन डिटेल कर दिया। तो ये तो हुआ आपका डाइकोट रूट। डाइकोट रूट कैसी होती है, यहाँ पे हमने चने की रूट को देख करके अंदाजा लगाया। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि मोनोकोट रूट कैसी होती है। तो मोनोकोट मतलब कि सिंगल कोट वाला, तो यहाँ हमने काय का एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ हमने ले लिया मक्का का एग्जाम्पल ले लिया। तो जब आप मक्का की जड़ को जब आप काट के देखेंगे तो आपको मक्का की जड़ इस तरीके की दिखेगी। इसमें भी बाहरी हिस्सा जो रहेगा वो एपिडर्मिस वाला, उसको एपिब्लेमा कहेंगे। ये हिस्सा जो रहेगा ये आपका कोर्टेक्स वाला हिस्सा रहेगा। इसके बाद में फिर ये एंडोडर्मिस आ जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे फ्लोएम देखने को मिलेगा, और बीच बीच में आपको ये जो है मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम वगैरह देखने को मिलेगा, और बीच में पित्त देखने को मिलेगा। अब इनमें आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको नहीं लगेगा, बस डिफरेंस लगेगा जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट में, आपको देखने में डिफरेंस लगेगा। तो बस आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो मैं आपको ये एक तरीका बता रहा हूँ आंसर को याद करने के लिए, शॉर्ट टाइम में आप कैसे आंसर को मेन चीज है आपको डायग्राम याद रखना है। डायग्राम अगर आपने याद रख लिया तो आपको आंसर तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। तो ये संरचना है आपकी मोनोकोट रूट की। उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो हम जो है किसको देखेंगे, स्टेम पे आते हैं। तो स्टेम की बात करें तो सबसे पहले हम डाइकोट स्टेम देखते हैं। तो डाइकोट स्टेम जो है आपका ये जो है डाइकोट स्टेम का जो है, स्टेम मतलब क्या होता है, तना होता है। तो आप अब हम यहाँ पे डाइकोट स्टेम की बात कर रहे हैं। तो डाइकोट स्टेम में हमने काय का एग्जाम्पल लिया, हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर सूरजमुखी की के पौधे की। तो ये सूरजमुखी के जो पौधा है उसकी जो स्टेम को जब हम काट के देखेंगे तो हमको ये पार्ट देखने को मिलेगा। इसमें हमको ऊपर का जो पतला हिस्सा रहता है उसको क्यूटिकल कहते हैं। फिर यहाँ पे हमको ये बीच में हिस्सा दिखा एपिडर्मिस वाला। उसके बाद में इसमें जो बीच एपिडर्मिस के नीचे कोलेन काइमा और पेरेनकाइमा से मिलकर के बना हुआ कोर्टेक्स वाला रीजन देखने को मिलता है। उसके बाद में ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है जो एंडोडर्मिस है। उसके नीचे जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स रहते हैं, मतलब कि आपके जो जो वो नॉन लिविंग या डेड जो थे वो वाले सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे फ्लोएम देखने को मिलेगा, बीच में कैम्बियम की रिंग्स देखने को मिलेगी, फिर मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम आपको देखने को मिलेगा, और लास्ट में इसमें पित्त देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी काय की, ये हो गई आपकी जो आपका डाइकोट स्टेम के अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद में आती है बारी आपकी मोनोकोट स्टेम की। तो मोनोकोट स्टेम में आपको ये वाला जो डायग्राम है इसको देखेंगे, इसको देख करके याद रख सकते हैं कि मोनोकोट स्टेम में हमने एग्जाम्पल ले लिया मक्का का। उधर हमने मक्का की जड़ देखी थी, अब हमने मक्का के तना को देख रहे हैं कि मक्का के तना जो रहता है वो कैसा रहता है। उसको काट के अगर हम देखेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बंडल और ग्राउंड टिश्यू वापस से नीचे देखने को मिलेंगे। फिर स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। तो इनके अरेंजमेंट में और इनमें मेटाजाइलम प्रेजेंट है या प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है उसके आधार पे हमको ध्यान में रखना है। अगर आपने ये डायग्राम को अच्छे से याद रख लिया, इसके नाम को अच्छे से याद रख लिया, तो आपको ये जो है जरूर ये सब चीजें बहुत आसान लगेंगी। फिर ऐसे ही पत्तियों की बात आ जाएगी। तो पत्तियों की अगर हम बात करें तो आपको पत्तियां भी है जो डाइकोट पत्ती की बात करें तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इनमें जो है डाइकोट पत्ती में जैसे ये आम की पत्ती का इनने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया।
ये आम की पत्ती जो है इस टाइप की होती है और इसमें जो है ये पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे आपकी मोनोकोट लीफ भी रहेगी। तो जो मक्का की जो पत्ती है वो इस टाइप की होती है, इनको भी आपको देख करके, मतलब आपको मेन चीज़ है, अगर आपको इस यूनिट में ध्यान रखना है तो आप ये डायग्राम को ध्यान रख लेंगे। तो अगर आपसे मोनोकोट डाइकोट की पत्ती क्या होती है, मोनोकोट की पत्ती कैसी होती है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक याद रखने का तरीका बता दिया है और कैसे क्या आपको पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में आपको जो है अलग अलग जो थियरी है थोड़ा सा उसको भी ध्यान रख लेना आप फर्स्ट यूनिट में। जैसे कि आपसे कभी एपिकल सेल थियरी पूछ लिया या फिर आपसे मान लीजिए कि हिस्टोजन थियरी पूछ ली, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉर्पर कापे सिद्धांत क्या होता है, तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं, इनको ये कोई इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है, इनको आप जब एक बार समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है आपकी फर्स्ट यूनिट। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो हम इसी तरीके से और अलग अलग यूनिट्स को भी पढ़ेंगे, देखेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको आते रहेंगे। आपको नोटिफिकेशन ऑन भी करके रखना है ताकि आपको नए वीडियो का जो है जानकारी मिल जाएगी। तो आपकी फर्स्ट यूनिट यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरीके से अगली यूनिट को भी हम देखेंगे। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।